दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े जहाज यानी कि टाइटैनिक के बारे में। जब भी आप इस घटना के बारे में सोचते होंगे तो आपके मन में लाखों सवाल आते होंगे। आखिर ये जहाज डूबा कैसे और इसे अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया? अगर आपका मन इन्हीं सवालों से परेशान हो जाता है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आज हम टाइटैनिक जहाज से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो आइए चलते हैं टाइटैनिक के इस खौफनाक सफ़र पर। हमारा इतिहास काफ़ी लंबा रहा है, जिसके पन्नों पर न सिर्फ अच्छे बल्कि बुरे अध्यायों को भी रेखांकित किया गया है। कुछ अध्याय इतने दुखद हैं कि हम चाह कर भी इसकी लिखावट को बदल नहीं सकते। किसे पता था 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड के पोर्ट से रवाना हुई टाइटैनिक का पहला समुद्री सफ़र आखिरी सफ़र होगा। किसे पता था दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज पानी में डूब जाएगा। यह इतिहास का वो दिन था जब लाखों लोगों की ज़िंदगी का सफ़र एक साथ खत्म हो जाएगा। हम जब भी इस मंजर को सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। हालांकि इस घटना पर कई फिल्में बनी, कई उपन्यास भी लिखे गए हैं, लेकिन फिल्म टाइटैनिक को काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई और इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक 112 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात के वक्त एक आइसबर्ग यानी कि हिमालय से टकरा गया था। उस वक्त अधिकांश यात्री नींद के आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 से 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वह डूब गया। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मर गए। इसे 112 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह के अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के 112 साल बाद भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। BBC न्यूज़ ब्राज़ील के कुछ विशेषज्ञों से बात करके इन्हीं रहस्यों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था कि यह डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकते। इस भरोसे की अपनी वजह भी थी। रियो डी जेनेरियो की फार्ले यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर और इंजीनियर अलेक्जेंडर पिन्हो ने बताया, इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो यह डिज़ाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टायर कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबा नहीं सकता। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज की ऊंचाई इतनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें। इस पर काफ़ी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर अल्हो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए थे। तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा ही नहीं होगा। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। जहाज में पानी पूरी तरह भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा था उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे
तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखानों की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कई दीवारें नष्ट हो गई थी। फ्यूमिनन फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ऑरिलो सौरासमोट के मुताबिक टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। सौरासमोटा ने बताया, जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील जितना मजबूत नहीं था। साओ पाउलो के मैकेंजी पार्सेबाइटेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और धातु विज्ञान के इंजीनियर जॉन वेतावुक बताते हैं कि 1940 के दशक तक समुद्री जहाज की मुख्य बॉडी धातु के स्टील से बनता था। हालांकि बाद में इन जहाज़ों की बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। वेतावुक बताते हैं, तब से लेकर आज तक तकनीक और सामग्री काफ़ी बदल गई है। अब धातु को पिघलाकर शीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनाने में भी कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा है और मैग्नीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। वेतावुक के मुताबिक आज के समुद्री जहाज पानी, समुद्री लहरों के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफानों से तालमेल बिठाने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं। बड़ी घटनाओं के बाद उसकी वजहों में हमेशा मानवीय गलतियां मिलती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इस पर जल्दी से सफ़र पूरे करने का अत्यधिक दबाव था। दरअसल यह दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1849 में शुरू हुआ यह सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलना था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था। प्रोफेसर अलो ने बताया, उस दौरान के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की काफ़ी बड़ी कंपनियों के बीच होड़ थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज़ गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ थी। सबसे विशाल और तेज़ जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए ये उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। अलो के मुताबिक पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज़ गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज़ गति हासिल करने की कोशिश की थी। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाकों में हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वे अटलांटिक महासागर को सबसे तेज़ गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। टाइटैनिक अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी हवाई स्टार कंपनी, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हारलैंड और वाल्व शिपयार्ड को 3 जहाज़ों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्व स्तरीय डिज़ाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज़ दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इंजीनियर स्टम्प ने बताया, इस परियोजनाओं को उस दौरान से खूब प्रचारित भी किया गया था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाज़ों को ओलंपिक क्लास के जहाज कहा गया था। पहले 2 जहाज को तैयार करने का काम शुरू हुआ था। 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का। तीसरा जहाज जाइगेंटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया था। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल थे।
ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी। उसी साल यह एक युद्ध पोत से टकरा गया था। मरम्मत के बाद उसकी सेवा फिर शुरू हुई। पहले विश्व युद्ध के समय ब्रितानी नौसेना ने इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया था। 1918 में यह एक जर्मनी पनडुब्बी से टकरा गया था। मरम्मत के बाद 1920 से फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले इस जहाज का इस्तेमाल 1935 तक किया गया। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। साउथहैम्पटन बंदरगाह के बाहर यह एक अन्य जहाज से टकराते टकराते बचा था। 14 अप्रैल को यह एक ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया। जाइगेंटिक का भी बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका नाम बदलकर ब्रिटानिक कर दिया गया था। ब्रिटिश नौसेना ने इसे पहले विश्व युद्ध के दौरान अस्पताल में तब्दील कर दिया था। यह जहाज नवंबर 1916 में डूब गया था। अपने समय में यह तीनों जहाज काफ़ी विशालकाय थे, लेकिन आज की तुलना में ये बहुत छोटे कहे जाएंगे। मोटा कहते हैं आज के जहाज़ों की तुलना में वे नौका भर थे। टाइटैनिक की लंबाई 70 मीटर थी। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर उस पर करीब 3,300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। आज की सबसे बड़ी समुद्री यात्राओं का जहाज वंडर ऑफ द सी है, जो 362 मीटर लंबा है और इस जहाज पर चालक दल के 2,300 सदस्यों के साथ 7,000 यात्री यात्रा कर सकते हैं। टाइटैनिक हादसे में करीब 1,500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश शुरू हो गई। समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिए इन हादसों के बाद से रडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया गया। प्रोफेसर अर्लो बताते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही रडार का इस्तेमाल शुरू हुआ था। इससे पहले सब कुछ देखने पर निर्भर था। एक नाविक को उस ऊंचाई पर बैठाया जाता था जहां से वह सामने आने वाले हिमखंड वगैरह को देखकर अलर्ट कर सके। यही तरीका था। जहाज की तेज स्थिति से चलने की स्थिति में यह सुरक्षित नहीं था। टाइटैनिक हादसे की सुरक्षा के प्रावधानों पर जोर दिया गया। टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी क्योंकि उसके लिए लाइफ बोट नहीं थे। प्रोफेसर अर्लो बताते हैं, यह जहाज कभी डूब नहीं सकता था। इसी धारणा के चलते जहाज में आधे ही लाइफ बोट रखे गए थे। वहीं मोटा ने बताया, समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिहाज से यह हादसा एक अहम पड़ाव साबित हुआ। समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर संस्थागत ढांचा बनाया गया। निर्माण के दौरान सुरक्षा मापदंडों का ख्याल रखा गया। उसको लगातार बेहतर करने की योजना पर काम किया गया। आज के समय में रेडार और सोनार तो काफ़ी पहले आइसबर्ग का पता लगा लेते हैं। आज समुद्री यात्राओं के दौरान समुद्र मैपिंग या समुद्री यात्राओं के चार्ट कहीं ज़्यादा आधुनिक रूप में मौजूद हैं। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉच।